हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी पेन मैनेजमेंट के बारे में, तो आज का हमारा जो टॉपिक है पेन मैनेजमेंट बाय ओपियोइड मेडिकेशन की। ओपियोइड मेडिकेशंस को यूज़ करके हम क्या पेन का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और जब भी हम ओपियोइड ड्रग्स के थ्रू पेन को मैनेज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी कौन कौन सी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कौन कौन से ऐसी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनका हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है जब भी हम पेशेंट को ओपियोइड मेडिकेशंस के थ्रू या ओपियोइड ड्रग्स के थ्रू पेन को मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने देख लिया कि फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू या NSAID है एस्प्रिन के थ्रू हम पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देखा था हमने। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि NSAID और साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAID एंड एस्प्रिन के हमने साइड इफ़ेक्ट उनके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक जो ड्रग है हमारी मोस्ट कॉमनली टाइलिनॉल, ठीक है, उनके बारे में हमने देखा था और स्टडी किया था हमने। अगर किसी भी, और उसके बाद हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंटीडोट के बारे में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एंटीडोट है। एंटीडोट के बारे में हमने देखा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन है, बहुत कॉमन है कि आप जब भी किसी भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, जब भी आप कैजुअलिटी के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब भी आप ड्यूटी कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको बहुत सारे पेशेंट पैरासीटामोल पॉइजनिंग के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन की। ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन है उनकी, जब किसी पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन के थ्रू हम पेन को मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारी कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है ताकि पेशेंट को हम कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो मेडिकेशन है उसमें सबसे पहले देखिए कि ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन है वो कौन कौन सी होती है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन की अगर आप बात करो तो देखो, ट्रामाडोल है, ये क्या है, सिंथेटिक ओपियोइड है। सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है, मॉर्फिन है वो नेचुरल ओपियोइड आ जाएगा, नेचुरल ओपियोइड से में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मेडिकेशंस की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस है जो ओपियोइड मेडिकेशन के अंदर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो ओपियोइड मेडिकेशन में सबसे पहले है ट्रामाडोल है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन के बाद हाइड्रोमॉर्फिन है, पिथिडीन है, ठीक है, पेंटानिल है, कोडीन है, मिथाकोडीन है, ऑक्सीकोडोन है और हाइड्रोकोडोन है। ये सारी मेडिकेशंस किस कौन सी मेडिकेशन है, ओपियोइड मेडिकेशन, ओपियोइड मेडिकेशन है। ठीक है, ओपियोइड मेडिकेशंस है और ये सारी मेडिकेशंस हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक या ओपियोइड मेडिकेशंस हैं जो कि सिंथेटिक और जो नेचुरल सोर्सेज और फार्माकोलॉजिकल जो भी नेचुरल सोर्सेज है वहाँ से इनको गेन किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स हैं उसमें है ट्रामाडोल, मॉर्फिन, पिथिडीन, पेंटानिल। ठीक है, ये चार ड्रग्स सबसे ज़्यादा सबसे कॉमनली आप हॉस्पिटल के अंदर यूज़ इनके अंदर देखते हो। ठीक है, तो मॉर्फिन है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मॉर्फिन, ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल जब भी आप पेशेंट को दे रहे हो तो उससे पहले एंटीमेटिक ड्रग देनी होती है। एंटीमेटिक, एंटीमेटिक का मतलब वो सारी मेडिकेशंस जो जो क्या करेंगी, वॉमिटिंग को रोकती है। ड्रग्स यूज टू स्टॉप वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए कौन सी मेडिकेशन काम में ली जाती है, एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक जब भी आप ट्रामाडोल लगा रहे हो किसी पेशेंट को तो उस सिचुएशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस सिचुएशन में सबसे पहले हमें पेशेंट को ट्रामाडोल देना होगा। नॉर्मली जो सबसे कॉमन काम में लेते हैं एंटीमेटिक्स में ओंडेस्टिरॉन। ठीक है, ओंडेस्टिरॉन 4 mg IV, 4 mg IV रूट के थ्रू ओंडेस्टिरॉन मेडिकेशन है पहले वो देंगे। उसके बाद अब पेशेंट के अंदर ट्रामाडोल है वो 100 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके हम देते हैं। मॉर्फिन जो ड्रग है, मॉर्फिन की अगर बात करूं तो मॉर्फिन है वो MI के केस में यूज की जाती है। MI बोले तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन।
मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर मॉर्फिन वो यूज़ की जाती है। मॉर्फिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि मॉर्फिन दो काम करेगी। पहला, एनाल्जेसिक का, मॉर्फिन क्या करेगी? एनाल्जेसिक का काम करेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसीलिए इस फंक्शन की वजह से मॉर्फिन को सबसे ज़्यादा एमआई के केस के अंदर पेन मैनेजमेंट में काम में लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है? डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। जो भी मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं, जो भी मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं, उन मायोकार्डियल टिश्यूज की ऑक्सीजन की डिमांड को ये क्या करती है? कम करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलता है कि पेन है वो भी रिलीव हो जाता है, पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉमनली पिथिडीन एक GMCH चंडीगढ़, GMCH चंडीगढ़ 2016 में ये एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पिथिडीन कब यूज़ की जाती है। तो पिथिडीन है, अगर किसी पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया देने के बाद अगर फीवरिंग हो रही है, पोस्ट एनेस्थीसिया शिवरिंग, पोस्ट एनेस्थीसिया शिवरिंग हो रही है किसी पेशेंट को, कपकपी हो रही है एनेस्थीसिया देने के बाद, उसको कपकपी हो रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या यूज़ करना है? पिथिडीन यूज़ करना है। उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या यूज़ करना है? पिथिडीन यूज़ करना है। ये क्वेश्चन पुराना आया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा। बट कॉमनली आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ट्रामाडोल। अभी हम जो कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो ट्रामाडोल 50 mg IV इन्फ्यूजन बना करके हम देते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फेंटानिल। फेंटानिल को हम यूज़ करते हैं कॉमनली, एनाल्जेसिक का काम करती है, लेकिन जब भी कोई भी जो भी नॉर्मल हमारे छोटे ऑपरेटिव केसेस, स्मॉल ऑपरेटिव केसेस, स्मॉल ऑपरेटिव केस या सर्जरी, स्मॉल सर्जरीज में इसको यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। साथ के साथ के इसका यूज़ किया जाता है, फेंटानिल का यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान, जनरल एनेस्थीसिया में, मतलब पेन को रिलीव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट और कॉमन मेडिकेशन थी जो आज के टाइम में प्रैक्टिस में चल रही है। ठीक है। और ये हैं हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, जो कि मोस्ट कॉमनली आपके प्रैक्टिस में आज की डेट में आपको देखने को मिल सकती है। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक ये क्या करती हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक, जब भी किसी पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक जाए तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है? पेशेंट के CNS का डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। कोज CNS डिप्रेशन, कोज CNS डिप्रेशन, ये CNS के डिप्रेशन को कॉज करती है। अब CNS के डिप्रेशन को ये कॉज कर रही है, ठीक है, CNS का डिप्रेशन कॉज हो रहा है, तो सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर और कफिंग रिफ्लेक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेशेंट के सप्रेस हो जाते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट है जिसको ओपियोइड एनाल्जेसिक चल रही है तो उस पेशेंट का हमें क्या करना है? वाइटल साइन या रेस्पिरेटरी, मॉनिटर रेस्पिरेशन। जब भी कोई पेशेंट है उसको अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक चल रहा है तो उसका हमें रेस्पिरेशन मेंटेन मॉनिटर करके रखना है कि सप्रेस तो नहीं हो गया, पेशेंट एपनिया की कंडीशन में तो नहीं चला गया। कफिंग रिफ्लेक्स में हमें ध्यान रखना है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं।
रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना होता है, सक्शनिंग करनी होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी ओपियोइड एनाल्जेसिक है वो क्या करती है, लीवर और रीनल टॉक्सिसिटी है वो कॉज करती है। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाए, प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए यूज़ की जाए, तो ये क्या कॉज करती है, रीनल और लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करती है। साथ के साथ ये कॉज कर देती है डिपेंडेंस, डिपेंडेंस भी ये क्या करती है, कॉज करती है। अब डिपेंडेंस की कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है कि उसको बार बार ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये मेडिसिन इसी डोज में से हायर डोज में उसको रिक्वायर्ड होती है। साथ के साथ नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने के भी चांसेस होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, जो आपकी ओपियोइड मेडिकेशन है वो सेडेशन कॉज करती हैं, यूफोरिया कॉज करती है। यूफोरिया का मतलब है हैप्पीनेस, यूफोरिया का मतलब है हैप्पीनेस। ठीक है, यूफोरिया का मतलब है हैप्पीनेस और सेडेशन का मतलब है, ठीक है, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, पेशेंट को नींद से आने लग जाती है। ठीक है, और आईवी रूट नॉट कॉमनली जो पेशेंट, जब भी हम पेशेंट को दे रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, जब भी हम पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, हमारा मेन पर्पज है कि पेन रिलीव हो जाए ओपियोइड एनाल, तो उस समय हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को इंट्रावीनस रूट के थ्रू हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, इन्फ्यूज़ करना है, ताकि ओपियोइड एनाल्जेसिक का इफेक्ट है वो जल्दी से आ सके और पेशेंट का पेन है वो रिलीव हो सके। कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम इनका प्रोलॉन्गली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर डिपेंडेंसी कोज हो सकती है। जैसे पेशेंट है उसको रिक्वायर्ड, हैबिचुअल हो जाएगा पेशेंट कि मुझे ये चाहिए ही तो चाहिए, तो चाहिए ही। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी हम पेशेंट के अंदर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज कर रहे हैं, जब भी हम पेशेंट के अंदर ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, वाइटल साइन को क्लोजली मॉनिटर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये क्या कोज कर रहे हैं, सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है इनमें, सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है। अब सीएनएस का डिप्रेशन हो रहा है तो जो भी वाइटल साइन है, जो बॉडी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो मेन सिस्टम है वो सीएनएस के पास ही है। और अगर सीएनएस सप्रेस हो गया तो पेशेंट के वाइटल साइन में चेंजेस आ सकते हैं। साथ के साथ पेशेंट है वो एपनिया के अंदर, ब्रेडिकार्डिया के अंदर, हाइपोटेंशन के अंदर क्या हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो उसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा कि वाइटल साइंस को क्लोजली मॉनिटर रखना है। किनको रखना है, वाइटल साइन। ठीक है, दूसरा है कि जब भी हम पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स है वो काफ़ी सप्रेस हो जाता है क्योंकि सेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को बताना है डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज हमें क्या करनी है, पेशेंट को बतानी है, पेशेंट को हमें एडवाइस करनी है, ताकि पेशेंट डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज करता रहेगा तो क्या होगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ हमने अभी पढ़ा था, पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि पेशेंट को जब ओपियोइड एनाल्जेसिक दी जाती है तो पेशेंट काफ़ी ड्राउजी फील करता है, नींद से आने लग जाती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ने की वजह से हमें क्या करना होगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें रखने होंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब है जहाँ पर भी हमने पेशेंट को रखा है, जिस भी वार्ड में हमने पेशेंट को रखा है, तो उस वार्ड के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के आसपास ऐसा कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए कि अगर पेशेंट उठ के चलने की कोशिश करें या पेशेंट वहाँ पे रहता है तो पेशेंट अपने आप को हार्म कर सके, इंजरी हो सके। मान लीजिए पेशेंट ड्राउजी है, पेशेंट चलता है, पेशेंट के पास, पेशेंट के नियर अबाउट आपने कोई भी चेयर रखी हुई थी, पेशेंट उस पर गिर गया और पेशेंट को क्या हो गई, चोट लग गई, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस रूम से फर्नीचर वगैरह हटा देना है, साथ के साथ वो सारा सामान हटा देना है जिसकी वजह से पेशेंट अपने आप को चोट पहुँचा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली पेशेंट का हमें क्या करना है, कॉन्शियस लेवल चेक करना है। कॉन्शियस लेवल हमें पेशेंट का मॉनिटर करके रखना है कि पेशेंट है वो ड्राउजी है, ड्राउजी तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा मॉनिटर करके चलना होगा। साथ के साथ इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि ये क्या कोज कर रही है, सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन कोज हो रहा है, इसका मतलब पूरी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है वो क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक आउटपुट की, यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, पेशेंट खाना खा रहा है कि नहीं खाया, पेशेंट ने पानी पिया है कि नहीं पिया,
इनटेक कितना जा रहा है। हो सकता है पेशेंट पानी ना पिए डिहाइड्रेशन में, मतलब पेशेंट एक मतलब बेहोशी की स्थिति में चला गया, सीएनएस डिप्रेस हो गया, नींद आ रही है और डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, अवॉइड करने के लिए हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा इनटेक आउटपुट चार्ट। साथ के साथ हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, साथ के साथ हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पर अलर्टनेस की ज़रूरत हो। मान लीजिए अगर पेशेंट आपको कह रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ और आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं यहाँ से गाड़ी चला के चला जाऊँगा, कभी नहीं। ओपियोइड वाले पेशेंट को गाड़ी चलाने की तो एडवाइस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो एक अलर्टनेस, गाड़ी चलाना, कार चलाना, अलर्टनेस की ज़रूरत होगी। कार चलाएगा, गाड़ी चलाएगा तो अलर्टनेस की ज़रूरत होगी। हो सकता है पेशेंट अलर्ट नहीं है, ड्राउजी फील कर रहा है और फिर भी वो कार चलाएगा तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। अब एक्सीडेंट में सामने वाला भी मरेगा और ये भी खुद भी मरने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब इसको भी इंजरी, पेशेंट को इंजरी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को जो भी एक्टिविटी जिनके अंदर अलर्टनेस, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर के काम करने की जरूरत है, उन एक्टिविटीज़ से हमें पेशेंट को क्या करना है, दूर करना है। साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, एंटीडोट, हमेशा एंटीडोट, वेरी 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 मोस्ट। जब भी हम पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, या टॉक्सिसिटी हो जाए उसको बचाने के लिए, उससे अपने आप को मतलब मैनेज करने के लिए, टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, हमें पेशेंट के बेड साइड में क्या करना पड़ेगा, एंटीडोट हमेशा रखना। अब एंटीडोट में कौन सा एंटीडोट होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक का नैलेक्सोन। नैलेक्सोन इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड टॉक्सिसिटी। ओपियोइड टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नैलेक्सोन है वो हमेशा पेशेंट के बेड साइड में रखना है। अगर ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम जो ओपियोइड की टॉक्सिसिटी को डिनोट कर रहा है, टॉक्सिसिटी को बता रहा है, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हमें पेशेंट को नैलेक्सोन एडमिनिस्टर करना है, ताकि पेशेंट के जो भी ओपियोइड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है उनको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन है, हमारा टॉपिक है एडजुवेंट एनाल्जेसिक। ठीक है, एडजुवेंट एनाल्जेसिक। तो एडजुवेंट एनाल्जेसिक का मतलब ये होता है कि ये एनाल्जेसिक या ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, जो ओपियोइड ड्रग्स होती हैं उनके इफेक्ट को एनहेंस कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। मतलब इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक को के इफेक्ट को ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ये मेडिकेशन क्या करेंगी, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जब हम ओपियोइड एनाल्जेसिक का यूज़ करें साथ में ये मेडिकेशन देंगे तो उसका इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, ओपियोइड एनाल्जेसिक और अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं, तो उससे हम बोलते हैं एडजुवेंट एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो मेडिकेशंस होती हैं, ये जो अपनी मेडिकेशंस है, जो एडजुवेंट एनाल्जेसिक वाली मेडिकेशंस है, इन मेडिकेशन को हम क्या करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन में काम में लेते हैं। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब है पेन रिलेटेड टू नर्व। ठीक है, नर्व पेन। अब नर्व पेन में हम बात कर सकते हैं सियाटिका का पेन होगा, कोई पुराना फ्रैक्चर हो रहा है उस वजह से कोई पेन होगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के अंदर होता है नर्व पेन काफ़ी ज़्यादा। जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं उनके अंदर अगर चोट लग जाती है तो उस समय नर्व पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, उस सिचुएशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह के पेन को मैनेज करने के लिए, मतलब न्यूरोपैथिक पेन को मैनेज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, एडजुवेंट एनाल्जेसिक को हम यूज कर सकते हैं। तो एडजुवेंट एनाल्जेसिक के एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें है एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है, वेनालफेक्सिन और गाबापेंटिन। गाबापेंटिन सबसे कॉमनली यूज की जाती है, सबसे कॉमन ये है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है गाबापेंटिन। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एडजुवेंट एनाल्जेसिक है ये क्या कर रहे हैं, ओपियोइड के इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। और इनका यूज़ किस केस में किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है गाबापेंटिन, इनका यूज़ किया जाता है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर, और कॉमनली जो ली जाती है वो ली जाती है गाबापेंटिन मेडिकेशन है, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि marijuana
marijuana and other substance, ठीक है, marijuana मतलब गांजा, ठीक है, और बाकी जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, अफीम वगैरह है, और पेन मैनेजमेंट के लिए इनका यूज़ भी किया जाता है। लेकिन जब भी आप गांजा वगैरह, marijuana है, ओपियम है, इनका यूज़ कर रहे हो, कोडीन है, इनका यूज़ अगर आप कर रहे हो तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा, जो फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उनके अकॉर्डिंग या उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, साथ के साथ उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें इनका यूज़ करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, लीगल स्टेटस भी देखना है कि भाई किस अमाउंट तक हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को marijuana यूज़ कर रहे हैं और उसका हमने पेशेंट को क्या बना दिया, हैबिचुअल बना दिया, पेशेंट को रोज़ शाम को marijuana की ज़रूरत चाहिए होती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो भी एक लीगल डोज होती है उसी डोज को अंदर यूज़ करना है, साथ के साथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।